ठीक है, तो देखो आज हम लोग कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बातें करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे SIR इफेक्ट के ऊपर करके पूछी जा सकती है वो चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, तो जितना एक्सटेंसिव कार्बोकेटाइन है ना उतने एक्सटेंसिव फ्री रेडिकल्स और ये कार्बेनाइन नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ऑल्दो कुछ एक चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी कार्बेनाइंस के अंदर वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ब्रेड्स रूल के अंदर। ठीक है ना, मैंने तुम्हें ब्रेड्स रूल में बता भी दिया था कि अगर तुम्हारे पास ब्रिजहेड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो जो कार्बन एटम है जो ब्रिजहेड वाला है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो sp3 ही रहेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ पे किसके अंदर आएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आएगा। बट कई बार जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के ऊपर भी हो सकता है, मतलब वो उसके mtp ऑर्बिटल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कार्बेनाइंस में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 या sp2 वो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। कई जगहों पे वो sp3 हो सकता है, कई जगहों पे वो sp2 हो सकता है। पर कार्बोकेटाइन के अंदर हमने क्या बोला था कि उसकी जो स्टेबिलिटी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक बातें करेंगे कार्बेनाइंस के बारे में, बातें करेंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे हमें सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएँ। तो कार्बेनाइन पहली बात तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती है ना, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती है और हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये। ठीक है, ये स्टेबलाइज होते हैं किससे स्टेबलाइज कर सकते हो तुम, क्योंकि हम लोग तो स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो जो स्टेबलाइजेशन है वो किससे होगा, एक तो -I से हो सकता है ना, -I से हो सकता है, -R से हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, ये दोनों स्टेबलाइज करते हैं किसी भी कार्बेनाइन को। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कुछ एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ और मैं तुमसे वहाँ से पूछूँ कि बताओ इनमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहला तो एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि तुम्हारे पास मान लो CH3 नेगेटिव है, एक हो गया तुम्हारे पास में CH2 नेगेटिव और ये CH3, एक तुम्हारे पास हो गया CH नेगेटिव CH3 होल ट्वाइस, एक तुम्हारे पास हो गया C नेगेटिव CH3 होल थ्राइस। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार इसमें क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इस कार्बन एटम से लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तुम जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होते हैं वो तुम्हें कौन सा शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो क्या करेगा, इस कार्बन एटम के ऊपर जिस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो वो परेशान कर रहा है ना उसको, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये। ठीक है ना, और जैसे जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्टेबिलिटी जो कार्बेनाइन की है वो बढ़ती चली जाएगी। अब मान लो कि हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम ऐसा भी ले सकते हैं कि सपोज़ कि मेरे पास में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है और यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप, और एक है मेरे पास में जिसमें मेरे पास में बेंजाइलिक पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, पर मेरे पास इस बार OCH3 ग्रुप लगा दिया उसने। ठीक है, तुम जानते हो कि पहले वाले केस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, वो रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं, रेजोनेंस करके नाइट्रो ग्रुप के पास पहुंच सकता है। तो नेगेटिव चार्ज जितना घूमेगा, जितना डीलोकलाइज होगा उतनी अच्छी बात है, तो वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रो तो अब घूम तो दोनों में सकता है, पर नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब -R शो करता है। पर जो तुम्हारा OCH3 ग्रुप है वो कैसा शो करता है, +R शो करता है। तो ये क्या करेगा, मान लो अगर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पहुँच रही है, उस कार्बन एटम पे पहुँच रही है जिस कार्बन एटम से जुड़े हुए कार्बन एटम के ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। तो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, भाई तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाओगे ना, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर पॉजिटिव, डबल डबल, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो तुम क्या देख रहे हो, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। तो जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। और देखते हैं, देखो थर्ड एग्जाम्पल मान लो मैं लेके चलूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक एग्जाम्पल मान लो ये वाला लेते हैं कि तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर तुमने बोला कि नेगेटिव यहाँ पर है, एक में तुम कह रहे हो कि नेगेटिव यहाँ पर है और एक में तुम कह रहे हो कि नेगेटिव जो है वो इधर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो तुम जानते हो कि भाई जो तुम्हारे पास फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है उसमें तो हो रहा है रेजोनेंस, थर्ड वाले में रेजोनेंस नहीं है। थर्ड वाला क्या है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई सेकंड और मतलब फर्स्ट और सेकंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो डेफिनेटली थर्ड वाले से क्या आएगी, ज़्यादा। तो थर्ड वाले को तो उठा के फेंक दो लास्ट में। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड वाले में देखो,
देखो तुम जानते हो सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है, वो तो फर्स्ट वाले में भी हो रहा है, पर फर्स्ट वाले के अंदर इसका प्लस आई भी लग रहा है, तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी कम होगी और सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है और कोई ग्रुप उसके अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो डेफिनेटली वो कार्बन आयन कैसा होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा। और फर्स्ट वाले के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, उस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। ऑल्दो CO ग्रुप क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। भाई तुम जानते हो यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव एंड क्रिएट होते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे मूव कर सकता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फोर्थ वाला ले लेते हैं। जैसे सपोज़ कि मैं तुम्हें दे दूँ, एक तो दे दें, मान लो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर नेगेटिव है, एक में क्या है सिंपल ऐसा दे रखा है, यहाँ पर नेगेटिव है। एक और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास में नेगेटिव है ना, वो यहाँ पर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस वाले में तो हो रहा है रेजोनेंस फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड और थर्ड में नोटिस करो, देखो थर्ड में तुम देखोगे तो तुम्हारे पास में 3 ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लस आई दे रहे हैं, सॉरी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो अगर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ख़राब हो जाएगी और सेकंड वाले की स्टेबिलिटी कहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट और थर्ड के कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं तुमसे। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो भी अच्छा है। मान लो मैंने तुम्हें ऐसा दे दिया कि यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज CH3 है, एक है तुम्हारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक है तुम्हारे पास में C नेगेटिव चार्ज, देखो C नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो तुम्हारे पास में ये कंडीशन है, तो तुम देख रहे हो कि यार ये तुम्हारा sp3 है, ये तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और ये तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है। परसेंटेज एस कैरेक्टर पहले में 25% आएगा, दूसरे वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा, 33%, ठीक है। और तीसरे वाले में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 50%। तुम जानते हो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ये रिलेटिवली बेचारा थोड़ा कम खींचेगा, ये और भी कम खींचेगा। तो तुम जानते हो कि कार्बन आयन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। और क्या बात सकते हैं कार्बन आयन के अंदर, कार्बन आयन में ना एक और अच्छी चीज़ है। जैसे मान लो, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये क्या यूजुअली लोगों को क्लिक नहीं होता। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहीं पे CH3NO2 दे दिया, ठीक है ना, ये तुम्हारे यहाँ काम नहीं आएगा बट रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आ सकता है। मान लो मैंने तुम्हें CH3NO2 दे दिया और मैंने तुम्हें कोई बेस दे दिया, बेस, कि भैया बेस डाल रहा हूँ, अब बताओ क्या होगा। तो ना ये रिएक्शंस, ये जो मैं करा रहा हूँ ये एक्चुअली यूज़ होता है जब तुम किसी कंपाउंड के अंदर एडिशन कराते हो, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली नहीं दिखता लोगों को, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना एसिड बेस रिएक्शन होती है। तुम क्या करते हो, यहाँ पे CH2- NO2 बना देते हो, ये बना देते हो। अब ये किसकी तरह काम कर सकता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और तुम कार्बन सेंटर से किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के ऊपर अटैक करा सकते हो। ये मैं मतलब जस्ट मैं एज अ नॉलेज बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कार्बन आयन बन रहा है तो मैंने बता दिया कि ये कार्बन आयन बन जाता है ईजिली। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है। तो ये क्या है, यूजुअली कई बच्चों को क्लिक नहीं होता, क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं सर इसका क्या काम है ना, ये CH3NO2 का क्या काम है। तो वो जो बेस है वो क्या करता है, उसको एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है और वो न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के ऊपर अटैक कर सकती है। यूजुअली इसका जो यूज़ है वो हम लोग वहाँ देख सकते हैं जहाँ पे मान लो तुम्हें कोई एल्डिहाइड या कीटोन दे दिया और फिर बोला कि उसके अंदर इसको ऐड करके बताओ। अगर तुम 11th में हो तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये कुछ एक चीज़ें हो गई हमारे पास में कार्बन आयन के बारे में। तो कार्बन आयन में हमने ये सीखा कि भैया जहाँ पर भी -I इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अगर तुम्हारे पास कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। और अच्छा हाँ, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज़ मैं तुम्हें ले लूँ कुछ ऐसा, एक तो ये दे दूँ, एक मैं दे दूँ तुम्हें ऐसा। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली ध्यान रखना क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज दो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले से, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो तुमसे ऐसे ही पूछा सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बना सकता हूँ, मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया डबल बॉन्ड O ये, और एक मैंने दे दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O OET,
एक काम करते हैं, फिर एक और बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OET और यहाँ पर भी OET, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान समझना है इस एग्जाम्पल को। मान लो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना दिया, अब मैं बोल लूँ कि बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसके अंदर ना हो क्या रहा है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। भाई समझो, ये तुम्हारा जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव एंड है, उसमें क्या हो रहा है, उसको इस ऑक्सीजन से भी लोन पे, इससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ठीक है ना, इससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। और दूसरे वाले थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि इसको जो इलेक्ट्रॉन, ये जो है डेंसिटी है, वो कहाँ से मिल रही है, इस ऑक्सीजन से मिल रही है, OET वाले ऑक्सीजन से। तो अगर तुम देखो ना, तो ये जो डेफिशिएंसी है इस कार्बोनाइल के अंदर, ये जो डेफिशिएंसी है, ये ऑलरेडी इन दो ग्रुप्स के द्वारा कम कर दी गई है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करना इस CO ग्रुप के साथ में, ये रिलेटिवली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई तुम खुद समझो ना कि मान लो इस CO ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले अभी ये भी है, OET भी है, और ये नेगेटिव चार्ज भी है। और फर्स्ट वाले केस में देखो अगर, तो क्या होगा, तुम्हारा इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कौन प्रोवाइड कर सकता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज की तुम स्टेबिलिटी देखना चाहते हो, तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा दिया जा सकता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, और सबसे ख़राब होगा कौन सा, लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि जो OET वाला ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, मतलब उस नेगेटिव चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी को, इस नेगेटिव चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। कैसे? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके। CO ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, और नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करने से पहले OET ही उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारा इतना मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, बाकी सारे एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। कार्बेनाइन में से ज़्यादा तुम्हारे कुछ काम में नहीं आने वाला है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में, कि भाई फ्री रेडिकल का भी करके काम खत्म किया जाए यहीं पे ही, क्योंकि फ्री रेडिकल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो फ्री रेडिकल्स में पहली बात तो ध्यान रखना कि तुम जानते हो जो इफेक्ट्स तुम्हारे कार्बोकेटाइन में काम करते हैं ना, जो तुम्हारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, रिलेटिवली वही चलती है यहाँ पर भी। तुम जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वही जो ऑर्डर है वो तुम्हारा फ्री रेडिकल में भी चलेगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि जो फ्री रेडिकल है ना वो रेजोनेंस भी कर सकता है। तो मान लो अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूँ, तो मैं अगर ये वाला रेडिकल बना करके दूँ और एक मैं तुम्हें ये वाला रेडिकल बना करके दूँ, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इसका रेजोनेंस करवा सकता हूँ, और मुझे पता है कि इसमें रेजोनेंस कैसे करवाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज कराओ। होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे तो क्या होगा बताओ, तुम्हारे पास में यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इस तरीके से बन जाता है। अब तुम क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ देते हो, इन दोनों को जोड़ देते हो। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, कि तुम्हारा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था वो पहले यहाँ था, अब कहाँ मूव हो चुका है, यहाँ मूव हो चुका है। तो तुम्हारा जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि मूव कर सकता है रिंग के अंदर, ऐसा काम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बेचारे के साथ में। तो ये क्या है, लेस स्टेबल हो जाएगा, और जो बेंजाइल रेडिकल है वो कैसा हो जाएगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा मतलब ना क्रैमिंग का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है वो बड़ा ही आसान टॉपिक है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें याद करना पड़े बैठ करके। क्योंकि मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि सर हमें ना एग्जाम्पल्स नहीं मिले और एग्जाम्पल्स दो। तो क्लास में तो क्या है कि एग्जाम्पल देना एक तरीके से तब भी फीजिबल है, बट अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है ना, तुम्हें सारे कंसेप्ट पता है कि भाई कौन किस तरीके से स्टेबलाइज होता है, तो तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा मुझे पता है कि और कोई कंसेप्ट ऐसे होते नहीं है जो इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर इतना इफेक्ट डालें, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इन वीडियोज़ को देखो, आराम से देखो और कंसेप्ट समझो। अगर तुम्हें कंसेप्ट अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या मुझे मज़ा आ रहा है सीखने में, तो प्लीज़ इसको ना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करो। अपने दोस्तों को जरूर से बताओ इसके बारे में कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब अपन कंसेप्चुअली क्या नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहूँगा मैं, बाकी मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।